अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। मैं मुसलसल फ़ोन के ऊपर बात भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। मैं इस वक्त सियाटल के एयरपोर्ट के ऊपर हूँ। यहाँ से मेरी फ्लाइट थी वाशिंगटन डीसी के लिए, स्ट्रेट फ्लाइट थी। मैं यहाँ पहुंचा तो पता चला कि फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है, रीस्केड्यूल हो गई है। नया स्केड्यूल मुझे मिला, बहुत घंटे लेट थी। अ, मेरा ख्याल था कि अब फिर वीलॉग में इतना वक्त मिल गया तो मैं यहाँ बैठ के वीलॉग कर लूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि जहाँ ऊपर वाला जो हॉल था वहां पर चेयर्स तो बहुत थी, लेकिन शोर भी बहुत था। इसलिए मैंने अभी इस वक्त ये भी पहने हुए, यहाँ भी खासा शोर है। तो शोर बहुत था और जाहिर है कि कोई ऐसी चेयर्स नहीं थी जिसके सामने टेबल लगा हुआ, और मुझे कम से कम कोई ऐसा डेस्क चाहिए था, टेबल जिसके ऊपर मैं अपना लैपटॉप रख सकूं और एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन जो है उसकी बन सके। उस हॉल से मेरे साथ असद साहब थे। और हमने हॉल से नीचे देखा तो हॉल खाली था नीचे वाला, और उसमें पुलिस जो है वो भरी हुई थी। पहले हम यहाँ पे आए तो पता चला कि एक होमलेस लड़की थी, और पुलिस वाले जो है वो तीन चार उसके तरले मिनते कर रहे थे कि यार प्लीज यहाँ से चली जाओ, यहाँ मत बैठो। और मुझे बड़ा तरस आया पुलिस पे, पाकिस्तानी पुलिस होती तो मारपीट करके उसको फारे कर दे। पर ऐसा सब चले गए। मैं वो सीन देखता रहा। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि यहाँ ये एक डेस्क है इन्फॉर्मेशन का जिसके ऊपर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। तो डेस्क खाली था चूंकि पुलिस ने सेक्शन कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। तो मैंने कहा मैं इस पे बैठ के अपना वीलॉग कर लूँ। उसने कहा हाँ कर लो यार, इसमें कौन सा मसला है। तो मैंने यहाँ लैपटॉप रखा। अब वो लड़की यहाँ से जाए ना, जो उसके साथ बैठी हुई थी, उनकी बहस हो रही थी, तो एक और मैंने ऑफिशियल था साथ, वो भी खड़े, 10-12 लोग खड़े थे, पुलिस ही बस एक लड़की उनकी जान नहीं छोड़ी। तो मैंने पूछा किसी से कि ये इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने कहा भाई अरेस्ट एक तो मैंने बनता नहीं इनका अरेस्ट, दूसरी बात है कि अरेस्ट करते हैं पुलिस को कॉस्ट पड़ जाती है। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़े बुरे हालात हैं यहाँ पुलिस के, इनको कॉस्ट पड़ जाती है, शहर को, काउंटी को कॉस्ट पड़ जाती है। पाकिस्तान में जो लोगों को अरेस्ट करते हैं 9 महीने के बाद, मुझे पता चला है वहां पुलिस के बारे किनारे हो गए हैं। यानी लोगों को जो लाहौर में अरेस्ट किया है उसकी जो हमारे कानों में खबर पहुंची है वो ये कि पुलिस ने जो है ना उनकी कमाई में इतना इजाफा हो गया है कि आई एम श्योर कि राना सनाउल्लाह साहब को पता चला होगा। और अगर राना सनाउल्लाह साहब को उस पूरे उन लाखों करोड़ों रुपए से जो पुलिस ने बनाए हैं 9 मई के बाद पंजाब में, उसमें से अगर पीएमएलएन के मिनिस्टर्स को, खास करके राना सनाउल्लाह साहब को अपना शेयर नहीं मिला, तो मुझे राना साहब से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। बहरहाल वो पाकिस्तान है, ये अमेरिका है। खैर वो लड़की चली गई, उसके बाद पुलिस ने बड़ा उसको कन्विंस किया, वो लड़की चली गई। मैंने यहाँ पे रखा अपना, मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ लूँ कि दो चार मैं फोन कर ले। मैं इस पे यहाँ पे बैठ गया टेबल के ऊपर। तो ये मेरे जहन से निकल गया कि मैं जिस टेबल के ऊपर बैठा हूँ वो जो है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन का, सामने आगे उसके इंफॉर्मेशन डेस्क के समथिंग ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा देखो एक सेकंड। हाँ, इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। सो जब पुलिस चली गई और ये हॉल खुल गया, तो हर 2-2 मिनट के बाद लोग मेरे पास आए और वो मुझसे पूछें कि मेरी फ्लाइट का क्या होगा, फलां का चीज क्या होगा, ये होगा। मैंने तो बताया यार देखो मैं फेरो पैसेंजर हूँ, मैं तो खुद यहाँ पे बैठा हूँ। फिर एक बहस शुरू हो जाएगी, यार तुम फेरो पैसेंजर हो तो यहाँ तुम किस लिए बैठे हुए हो। खैर बड़ी मुश्किल से वो सारा सिलसिला हुआ। देन आई रियलाइज कि मुझे इस डेस्क पे बैठने की बजाय जिस पे बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चलना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने चलना वाला शुरू कर दिया। और अब उसके बाद फिर कोई मेरे पास आ रहा है इधर से, कहते मैं जरा रोकूं इसको। Coming on the Delta flight from Tokyo. Oh, I am actually not from the information desk. I'm actually a fellow passenger. I just took the permission to sit over here. Oh, I love it. Yeah, I'm sorry. That's okay. I'm sorry. I mean, there was no one here. Okay, I just asked the police to sit me here. You were a smart guy. I'll remember that the next time I'm here. But it's your computer. Yes, I'm recording a vlog for myself. I'm actually a YouTuber. I love it. Okay. There's many food around here. The food is inside. I think you have to cross the security lines. I think so. Okay. Okay, I have to catch my flight. Okay, thanks. सो सो आपको अंदाजा हो चुका होगा, ये तो चले कि दरम्यान में सीन हो गया कि आपको अंदाजा हो गया कि मेरे साथ हो क्या रहा है बड़ी देर से। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। जब लोगों ने मेरी जान छोड़ दी, जैसे ये लोगों को मैंने करना शुरू कर दिया, तो मेरे सामने वाली जो सीट्स हैं वहां पर एक बहुत खूबसूरत कपल बैठा हुआ था। जो there was a very handsome man and there was a young girl. The man was a bit older than the girl. मतलब maybe he was in his 30s and the girl was probably in his early 20s. जनरली अमेरिका में लोग पब्लिक प्लेसेस के ऊपर किसिंग और स्मूचिंग वगैरह नहीं करते। ये चीज यूरोप में ज्यादा देखी जाती है, फिनलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर। लेकिन फॉर सम रीजन इनका खासा यूरोपियन एटीट्यूड था। वो या तो वो टेक्स्ट मैसेजेस लोगों को टेक्स्ट करते थे, या वो कहीं से कॉफी लाए हुए थे, या वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को प्यार करने लग जाते थे। अब वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, यूरोप अमेरिका में ऐसे सीन्स होते हैं, वन इज नॉट नेसेसरली सपोज टू बी डिस्टर्ब बाय दैट।
लेकिन मैंने चूंकि यहाँ पे ना ये लैपटॉप इस तरह से रखा हुआ था कि जब मैं इधर से जैसे ही लैपटॉप से मेरी नजर पड़ती थी तो दे वर किसिंग ईच अदर, सो दैट वाज आल्सो क्वाइट अ डिस्टर्बेंस। ज़ाहिर पाकिस्तानी बेचारा जो है इसकी सारी उम्र पाकिस्तान में गुजरी हो, इसके लिए ये सीन भी खासा जो है डिस्टर्बिंग होता है। और अगर ये इस किस्म का सीन पाकिस्तान में, तो आपको पता कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, या अमन अमा की जो सूरत हाल है खतरे में पड़ जाएगी, हो सकता है कौमी सलामती जो है वो खतरे में पड़ सकती है अगर इस किस्म का सीन जो है वो पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे हो। आई एम श्योर कि वहां पे नेशनल सिक्योरिटी का हैजर्ड जो है वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ किसी ने नहीं देखा, मेरी भी सिर्फ डिस्टर्बेंस थी, पुलिस हालांकि की बेताशा फैल रही थी, किसी ने उनको नहीं देखा। सिर्फ मेरा मसला ये था कि मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो उसके सामने थे, तो अल्लाह अल्लाह करके ये जो फ्रेंची, मेरे हिसाब से फ्रेंची वैसे नहीं थे, दे वर आई थिंक अमेरिकन, बट वो वहां से निकले हैं। तो मैंने अभी ये जो है अपना व्लॉग करना यहाँ पे शुरू किया। तो ये वो सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें मैं फंसा हूँ, तो मैंने कहा मैं यहाँ से व्लॉग कम से कम रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद मैं अंदर जाऊँ और अंदर जाकर मैं अपना कोई ब्रेकफास्ट वगैरह जो है करूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे दिन के तकरीबन 9:15 जो है वो हो चुके हैं। और चूंकि सियाटल वेस्ट कोस्ट के ऊपर है, फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस आप में से जो लोग इस वक्त अमेरिका में हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के अंदर तीन जो टाइम जोन्स हैं, एक ईस्ट कोस्ट का टाइम जोन है, एक सेंट्रल टाइम जोन है, और एक टाइम जोन जो है वो वेस्ट का, वेस्टर्न कोस्ट का टाइम जोन है, पता नहीं कहते क्या है वैसे, पैसिफिक पैसिफिक कोस्ट टाइम लाइन है। तो जो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बॉस्टन का टाइम है, उस हिसाब से ये 3 घंटे पीछे। सो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन का जो टाइम एरिया है जहां मैं रहता हूँ यूजली, वो पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है। और टेक्सास जो है वो पाकिस्तान से 10 घंटे पीछे है। यानी अगर आप डैलस में है, ह्यूस्टन में है, अलाबामा में है, तो 10 घंटे पीछे है। और ये जो एरिया है जो बेल्ट यहाँ से सियाटल से कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया तक जाती है, ये सब जो है ये पाकिस्तान से 12 घंटे पीछे है। तो इस वक्त जब यहाँ पे अब 9:15 हुए हैं, जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में रात के 9:15 जो है हो चुके हैं। अब मेरी पाकिस्तान में बात हो रही थी, आपको पता है अखबारों में खबर नहीं मिलती, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, ट्विटर को फॉलो करना पड़ता है, मुख्तलिफ जो लोग ओपिनियन मेकर्स हैं उनके देखने पड़ते हैं, पॉलिटिशियन के। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एक शदीद चूंकि खौफ भी है, चूंकि बकायदा लोगों को बुला बुला के डराया जा रहा है, उनको खामोश करा दिया गया है। तो पाकिस्तान से आपको कोई भी फैक्ट एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत ही मध्यम इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, अभी भी मुझे मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, आई एम नॉट द इंफॉर्मेशन डेस्क, आई एम जस्ट अ फेलो पैसेंजर, आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड रिकॉर्डिंग अ व्लॉग, आई एम सॉरी। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि किस किस्म की सिचुएशन में ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। सो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है, जिन्होंने मुसीबत बनाई हुई है पूरे सिस्टम के लिए, और पूरा सिस्टम जो है वो इमरान खान से तंग है कि इमरान खान जैसा एक बखरी किस्म का मसला जो है वो इस सिस्टम को टकर गया है, जिसके अंदर कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो सिस्टम की बात नहीं मान रहा है, जिसकी उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई इस सिस्टम में कि किस तरह से जब नेशनल सिक्योरिटी का नारा लगा दिया जाए तो उस वक्त आपने सरेंडर कर देना होता है, और आपने कहना होता है कि ठीक है मेरी जान छोड़ें और मैं इसे कहते हैं कुछ और करता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, सऊदी अरब चला जाता हूँ, बरतानिया चला जाता हूँ, और या मैं अपनी जान छुड़ाता हूँ आपसे, आप लोगों ने जो कर। लेकिन अब वो इमरान खान चूंकि एक बखरी टाइप का कैरेक्टर दरमियान में आ गया, तो इमरान खान साहब ने अपनी कोई 16 या 19 केसेस के अंदर बेल करवाई इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में, और उनको तमाम ही केसेस में बेल मिल गई। सिर्फ एक केस है जिसका स्टेटस क्लियर नहीं है इस वक्त मेरे जहन में, क्योंकि मैंने कोशिश की है पता करने की, वो है कि 19 तारीख चूंकि खत्म हो गई है, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो डिविजनल बेंच था उसने 2 या 3 दिन पहले, आपको याद होगा मैंने व्लॉग किया था जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो हैं अख्तर साहब, वो भी उसमें थे, और उन्होंने इमरान खान की जो सर्च वारंट के ऊपर पिटिशन थी कि अरेस्ट वारंट जो था, जो वहां पे इशू किया हुआ है एंटी टेरर कोर्ट ने, जहां पर इमरान खान के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने एक नामालूम किस्म के वकील साहब जिनकी कोई इतनी शोहरत थी नहीं, उनको इमरान खान ने कत्ल करा दिया है बिकॉज उन्होंने एक पिटिशन उनके खिलाफ की हुई थी। ये आई एम सॉरी टू से, ये लोग कहते हैं कि आप ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें, लेकिन ये पाकिस्तान की कानूनी तारीख का भी सबसे बड़ा 6 किस्म का केस है जिसमें इमरान खान के खिलाफ मर्डर के और अरेस्ट वारंट जो है वो इशू हुए हैं। लेकिन उसका अब क्या होगा, जरा मैंने एक वकील साहब से पूछा था कि इसमें इमरान खान को अब कैसी रिलीफ मिल सकती है, बिकॉज पीडीएम और हुंपा का प्लान तो यह है कि इमरान खान को कहीं से भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि कत्ल का मुकदमा है, क्वेटा में है, बलोचिस्तान में है, तो उनको वहां से गिरफ्तार करके लाके क्वेटा की किसी जेल में बंद कर दिया जाए, ताकि उनका तमाम तर राब्ता सोशल मीडिया के साथ, ट्विटर के साथ, बैन अल-अक़वामी मीडिया के साथ, अपने सपोर्ट इलेक्टोरल सपोर्ट बेस जो है लाहौर में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, उससे वो लाताल्लुक हो जाए और दुनिया को उनकी खबर जो है वो ना मिल सके। ये वो प्लान और स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर पाकिस्तान का पीडीएम, हुंपा और रजीम जो है वो कारबंद है।
लेकिन अब उसकी रिलीफ कैसे मिल सकती है? अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स जिनसे मैंने बात की, उसकी रिलीफ उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से मिल सकती है। तो मैंने पता करने की कोशिश की इमरान खान साहब की टीम से। मुझे ये पता चला कि हामिद खान साहब जो पाकिस्तान के फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसे लीड कर रहे हैं। वो गालिबन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या वो सुप्रीम कोर्ट में आज 19 तारीख को चले गए हैं या नहीं गए हैं, ये क्लियर मुझे नहीं हो सका, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि शायद वो चले गए होंगे। अगर आज नहीं गए तो कल चले जाएंगे और फिर वहां से वो रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। अब रिलीफ मिलती है उनको, मुझे उम्मीद है कि उनको रिलीफ जो है वो मिल जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसमें इंटरवीन करेगी या एडमिट कर लेगी और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो सकती थी। बट दैट्स अ पॉइंट दैट्स नॉट क्लियर। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब वहां से हाँ, आज इमरान खान साहब बनी गाला भी, जब वो बनी गाला गए वहां जाके उन्होंने चाय कॉफी पी और बनी गाला की जो अपनी पुरानी जगह थी उसको उन्होंने विजिट किया और उसके बाद वो वहां से निकले धोड़म 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 मोटरवे के जरिए वो लाहौर पहुंचे। लाहौर जब वो पहुंचे तो वो गए लतीफ खोसा साहब, जो अनदर फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऑफ पाकिस्तान, पहले फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रह चुके हैं 2008, 9, 10 के टाइम पीरियड के अंदर। और आसिफ अली जरदारी साहब को बेतहाशा केसेस में उन्होंने डिफेंड किया और वो केसेस उन्होंने जीते भी। एक तरफ अब्दुल फारूक के नाइक साहब, दूसरी तरफ खोसा साहब। तो खोसा साहब के घर में इमरान खान साहब पहुंचे, जहाँ पे और भी बहुत से वकला थे, अफसोस करने के लिए, उनसे हमदर्दी करने के लिए। और इससे पहले भी आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जब खोसा साहब के घर में फायरिंग का इंसिडेंट हुआ आधी रात को, जहां खोसा साहब को डराने के लिए फायरिंग की गई, तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किए थे और इसकी बहुत मजम्मत भी की थी। तो इमरान खान साहब वहां से पहुंचे और खोसा साहब के घर में वो आप ट्विटर के ऊपर, मेरा ख्याल है ट्विटर पे वो ऐसी आप इमेजेस देख सकते हैं जहां पे खोसा साहब सफेद शलवार कमीज में बैठे हैं, कुछ और वकला बैठे हैं, इमरान खान वहां पे बैठे हैं। लेकिन जो खबर है इसकी, जो ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लतीफ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के, जिसके वो लीडर हैं लाइफ लॉन्ग, गालिबन पिछले 20 बरस से खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के फॉर्मली शायद अगले आज या अगले चंद 24 घंटे या 48 घंटों में या चंद दिनों में वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ये वो मौसम है, ये वो सीजन है, ये वो जमाना है, ये वो दौर है जहां तहरीके इंसाफ के 100 लीडरान जो हैं वो तहरीके इंसाफ से अलग हो चुके हैं, किनारा कशी कर चुके हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP में ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे कि आप अच्छा, वहाँ भी खासा अभाव है, लेकिन बहुत से लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। लेकिन अब ये भी है कि फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है या नहीं ज्वाइन किया है, महमूद मौलवी ने ज्वाइन किया है या नहीं ज्वाइन किया है, वो तो एक इशू है। लेकिन तहरीक इंसाफ को 100 के करीब लोग छोड़ चुके हैं, किनारा कश हो चुके हैं। असद उमर साहब जो हैं वो एक तरह से लातालकी इख्तियार कर लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के हूँ। एक ऐसे सीजन में जहाँ पूरे मीडिया को मारपीट करके, खौफजदा करके, डरा कर अलग कर दिया गया है, 10,000 लोगों को जेल में डाला हुआ है, उनको छोड़ नहीं रहे, जिसमें खवातीन भी हैं, अपर मिडिल क्लास की लड़कियां और खवातीन और माएँ जो है उनको पकड़ा हुआ है, और तहरीक इंसाफ का जो बहुत बड़ा ढांचा था उसको जो है उसकी मारपीट करके उसको लटा दिया गया है। एक ऐसे मौसम में, एक ऐसे माहौल के अंदर लतीफ खोसा साहब जो हैं अगर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ये एक बड़ी होपफुल डेवलपमेंट है। लतीफ खोसा साहब इज नॉट अ स्टूपिड पर्सन। लतीफ खोसा साहब इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। लतीफ खोसा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं कि लतीफ खोसा साहब, जो लोग मेरे 92 न्यूज के ऊपर प्रोग्राम देखते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई हकीकत से वाकिफ हैं कि लतीफ खोसा साहब ने मेरे प्रोग्राम में बड़ा पार्टिसिपेट किया। और मेरा सीनियर प्रोड्यूसर होता था ताहिर खान, और मैं उसको हमेशा ये कहता था अपनी टीम को कि यार खोसा साहब को बुला लो, बिकॉज खोसा साहब के साथ आप आर्ग्यू कर सकते हैं। बहुत से और लीडर ऐसे थे PMLN के, PPP के, जिनके साथ अगर आप आर्ग्यू करने की कोशिश करें, उनको चैलेंज करें, पोलाइटली ही चैलेंज करें, जाहिर है मैं बदतमीजी से चैलेंज नहीं करता था किसी को, तो वो लोग गुस्से में आ जाते थे। आपके साथ कोई रीजनेबल रैशनल डिस्कोर्स करना जो है वो मुमकिन नहीं होता था। खोसा साहब की ये खूबी थी कि आप उनको एम्बेरस कर सकते थे, उनसे ह्यूमिलिएटिंग क्वेश्चन पूछ सकते थे, उनको शर्मिंदा करने की कोशिश कर सकते थे, उनकी रीजन और लॉजिक के अंदर आप सुराख करने की, होल करने की कोशिश कर सकते थे, और वो हमेशा मुस्कुरा के, नाम लेके, हंस के वो उसका जवाब देते थे। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड दिस थिंग कि ये आदमी जो है, खोसा जो है, खोसा साहब जो हैं, इनके साथ आप रैशनल डिस्कशन कर सकते हैं, आप उनको फसपाई पे मजबूर कर सकते हैं, और अगर आपका पॉइंट स्ट्रांग है, आपके क्वेश्चन ठीक है, तो खोसा साहब को लगेगी कि हाँ यार ये ऐसा है, बस ऐसा है, ठीक है। तो अब ये खोसा साहब जो हैं, अभी ये एतजाज एहसन साहब के वकील भी हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में जो एतजाज एहसन
खोसा साहब के थ्रू उन्होंने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, ऑन द प्रिंसिपल कि आप सजा तो दे सकते हैं उन बलवाइयों को, हमला करने वाले या आर्सनस को, जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन कोर कमांडर के घर और बेसिस के ऊपर हमले किए, वहां मुजाहरे किए, हमला किया, तोड़फोड़ की। लेकिन आप अंडर नो सेक्स सर्कमस्टांसेस आप पाकिस्तान के सिविलियंस को आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो है, जो वैसे भी इंपीरियल इरा ब्रिटिश इरा का एक कानून है, तो उसके तहत आप उनको सजा नहीं दे सकते। तो खोसा साहब वहां पर उस केस को भी लीड कर रहे हैं, और वहां पर अब ये अगर तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वैसे जाहिर है कि पीडीएम और पीएमएलएन की तरफ से ये इल्जाम लगेगा कि खोसा साहब असल में दिल से पहले ही मुसलमान हो चुके थे या काफिर हो चुके थे, जिस तरह से कुफारे मक्का ये कहते थे कि ये दिल से जो है मुसलमान हो चुका है। या जब अंदलूसिया के अंदर मुसलमानों को, यहूदियों को निकाला गया 15वीं सदी के आखिर में और 16वीं सदी के शुरू में, जब अंदलस के ऊपर दोबारा जो सलीबी थे, जो क्रिश्चियन थे, अरागोन और कैस्टीला के उनका कब्जा हो गया, तो मुसलमानों को और यहूदियों को वो कहते रहते थे कि अब हम उनको बहुत मारा, बहुत जुल्म किया। और वो जब क्रिश्चियन कहते थे कि हम क्रिश्चियन हो भी गए हैं, तो उनको आग के ऊपर लटकाया जाता था, उनको कहते थे कि तुम दिल से अभी भी मुसलमान हो। इसको, इस प्रोसेस को इंक्विजिशन कहते हैं हिस्ट्री में। फॉर डाइग्रेशन पर्पसेस जो आप में से पढ़ना चाहें, गो ऑन द गूगल एंड रीड अबाउट द इंक्विजिशन। बट इन एनी केस आई थिंक कि लतीफ खोसा साहब अगर ज्वाइन करते हैं अगले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो I am only a passenger. I'm just using this desk. I'm actually myself traveling. Okay. Yeah, I'm just recording my vlog over. Okay, sorry. So, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। तो चूंकि ये बहुत देर होता रहा मेरे साथ, तो मैं नहीं कर सका वीलॉग रिकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने कहा कि यार जैसा कैसा भी है, अब क्या कम से कम कर लें, और कोई जगह है नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अब ये इन्फॉर्मेशन डेस्क पे बैठा हूँ, ज़ाहिर है, तो ये तो होना ही था। अच्छा, अब ये तो एक हो गई डेवलपमेंट खोसा साहब के हवाले से। दूसरा मैंने आपको खान साहब का भी बता दिया, हामिद खान साहब का भी बता दिया। अब एक जो ड्रामा ढकोसला हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन पहले जब बिलावल जरदारी साहब ने सवात के अंदर तकरीर करते हुए, अच्छा अब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब जो है मोहतरम, वो तो पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं। ये और बात है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जलसे जो है वो बंद है, वो जलसे नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि पिछले चंद महीनों में 2023 के इमरान खान ने 2-3 दफा कोशिश की कि मैं एक बड़ा जलसा करूं, लेकिन हर दफा एक ऐसी सियासी या कानूनी किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी गई। 2 दफा तो कम अज कम ऐसा हुआ कि लाहौर शहर के अंदर कर्फ्यू की सूरत हाल लगा दी गई, दफा 144 लगा दिया गया, मरने मारने की बात होगी ताकि इमरान खान वहां से निकल के जलसा जो है वो ना कर सकें जहां जाके वो करना चाहते थे। बहरहाल बिलावल और मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान में जलसे करते फिर रहे हैं। और वो मुझे 1912 या सॉरी 2012 की वो जो फिल्म है साचा बैरन कोहन, जो जूविश फिल्म प्रोड्यूसर है, ब्रिटिश है, बिटवीन ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी जो फिल्म है, जो कर्नल मोहम्मद कदाफी के बैकग्राउंड में उसने बनाई थी कॉन्टेक्स्ट में, द नेम ऑफ डिक्टेटर, ये 2012 की मूवी, मुझे वो याद आती है। उसमें एक सीन होगा जो आपने देखा होगा, उसके उसके उसका जो प्रमोशनल होता था, उसका जो इश्तिहार होता था, उसमें वो सीन होता था कि कर्नल कजाफी जो डिक्टेटर है वो दौड़ता जा रहा है, वो जो क्रॉसिंग लाइन के करीब जो भी उसके करीब आता है उसको वो टांग में ठा करके गोली मार देता है, बहुत से लोगों को शूट कर देता है। तो मरियम नवाज और बिलावल के जो ये जलसे हैं इमरान खान को बंद करके, वो मुझे बिल्कुल उस तरह से याद आती है कि वो जो डिक्टेटर फिल्म वाला सीन था वो मुझे याद आता है। पहले बिलावल साहब ने अपने वहां पर एक बजट के ऊपर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा बजट को वोट नहीं डालेंगे, किसी भी सूरत में बजट को वोट नहीं डालेंगे जब तक फ्लड रिलीफ फंड वाला नहीं होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि खबरें छप रही हैं कि पीएमएलएन उसके एलाइज के दरमियान में बड़े डिफरेंसेस हैं और पीपल्स पार्टी आंखें दिखा रही है एंड सो ऑन। हमें इस मौके पर समझना जरूरी है कि इसको नेसेसरीली फेस वैल्यू के ऊपर ना लें। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी, और चूंकि ये सब जमातें इलेक्शन देखती हैं, और पीपल्स पार्टी का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि पीएमएलएन को गंदा करके दिखाया जाए, उनको डिमोनाइज किया जाए, उनको विलन के तौर पर प्रोड्यूस करें। और क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के माथे के ऊपर लिखा हुआ चे वर्ड, बेवकूफ है, अहमक है, तो उनको तमाम सियासतदानों की कोशिश होती है कि बेवकूफों को और बेवकूफ बनाओ, और इस लीमू को जितना नचोड़ो, इस बेवकूफ लीमू को, इसमें से जितना जूस निकल सकता है बेवकूफ पाकिस्तानियों से, खास करके पंजाब और सिंध में, इतना ज्यादा इनसे निकालो, जो छोड़ो इनको बहुत ज्यादा। तो यू नेवर नो कि ये किस हद तक इनके दरमियान में एक्चुअली डिफरेंसेस हैं। और अगर डिफरेंसेस तो खैर इनके क्या होने को खास, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो हाईजैक करना चाह रही है लोगों के इमोशंस को, ये दिखाने के लिए कि यार हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें फिर भी आवाम की परवाह है। और आपने देखा कि शुरू से
आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्ट्रैटेजी थी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2022 कि उन्होंने सबसे ल्यूक्रेटिव जो ब्रांड डेवलपमेंट पोजीशंस थी इस कैबिनेट के अंदर बिलावल को उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। साथ उन्होंने जनाब एक तजर्बाकार फॉरेन मिनिस्टर जो पहले रह चुकी थी तिना रबानी खर साहब, उनको बिलावल की आया के तौर पे साथ लगा दिया ताकि बिलावल की ट्रेनिंग वहां पे वो करें कि कैसे बोलना है, क्या बात करनी है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है वगैरह वगैरह। और उसके अलावा उन्होंने सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट एहसास टाइप प्रोग्राम ले लिया और बाकी सारे जो गंदी मिनिस्ट्रियां थी, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर, फाइनेंस और सब चीजें जो थी, जो गंद बला था जिसमें से सिर्फ गंद निकलता है, बदनामी निकलती है, वो सारी पीएमएल के खाते में आई। तो अब इस वक्त एक तरफ से पीपल्स पार्टी हमले कर रही है पीएमएल पे, दूसरी तरफ से एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं कि जो बात करनी है वो असेंबली में करें, कैबिनेट के अंदर करें, सड़कों पर ना करें, जलसों में ना करें। लेकिन मुझे इस पूरी कुश्ती जो हो रही है नूरा कुश्ती टाइप, मुझे इसकी सेहत और इसकी हकीकत और इसकी क्रेडिबिलिटी पे खासा शक है कि इसको गौर से देखने की जरूरत है। दूसरी एक चीज जो आज हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे में, उस पर भी मुझे बड़ा शक है। वो चीज है जहां अली वजीर साहब जो हैं उनको एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इससे एक दो दिन पहले से एफआईए ने उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए हुए थे और मोहसिन दावड़ साहब ने असेंबली में बड़ी धांसू किस्म की तकरीर की है। उन्होंने कहा कि मैं बजट पे बात नहीं करूंगा जब तक इसे कहते हैं अली वजीर की तो रिहाई नहीं होती। यहाँ पर भी मुझे शक है कि अली वजीर इस वक्त हुकूमत के सपोर्टर हैं, उनको रिहाई भी मिल गई हुई है। कोई मुझे क्रेडिबल किस्म की सब्सटैंटिव कन्विंसिंग वजह समझ नहीं आती कि एफआईए जो है वो अली वजीर को गिरफ्तार करे और मोहसिन दावड़ इस किस्म की तकरीर करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ थोड़ा सा प्ले है। इसको भी ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत सी फ्रेंडली गिरफ्तारियां जो हैं वो भी होती हैं और गुज़िश्ता चंद हफ्तों या महीनों में, खास करके चंद हफ्तों में, बहुत सी ऐसी गिरफ्तारियां की गई हैं जो फ्रेंडली नेचर की गिरफ्तारियां हैं, जहां अगर किसी सियासतदान की साख कम हो रही हो या उसकी ब्रांड पावर को फर्दर डेवलप करना हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि लोगों को उससे हमदर्दी हो जाए। क्योंकि लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के माथे के ऊपर लिखा हुआ है चेयर, तो ये उसमें ये इसकी बड़ी कोशिश होती है। अब ये तो हो गई सारी आपकी इंटरनल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग के शहरियार आफरीदी साहब जो हैं उनकी दोबारा एक बेल सामने आई हुई है और उनको मुसलसल नहीं छोड़ा जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता है बिकॉज वो जो लीजेंडरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको करने से शहरियार आफरीदी गुरेज कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत बुरी तरह से रखा गया है, उनको एक डेथ सेल में रखा गया है, चक्की में रखा गया है। उनको मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो अपोलोजाइज करें क्योंकि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी उस वक्त हुई थी जब वो मिनिस्टर थे और शहरियार आफरीदी का उस पर पोजिशन ये है कि वो मिनिस्टर जरूर थे लेकिन उस केस का सारा जो ताना बाना था वो एंटी नारकोटिक फोर्स एएनएफ ने बनाया था। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एएनएफ के जिन अफसरान ने वो केस बनाया था कि उनके जो मेजर जनरल उसको हेड करते थे, उसका तो राना सनाउल्लाह ये सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मिनिस्टर इंचार्ज अली शहरियार आफरीदी जो बेसिकली तौर पे सिर्फ एक्ट कर रहे थे एएनएफ को सपोर्ट करने के लिए, उसको पॉलिटिकल कवर दे रहे थे, उनके ऊपर सारा गुस्सा जो है वो निकल रहा है। बट मूविंग फॉरवर्ड, दो ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट है जहां पाकिस्तान के अंदर के हालात देखते हैं, वहां पे दो ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैं जिनका जिक्र करना जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन दोनों इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की तरफ जाऊं जो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक दो कमेंट्स करना चाहता हूं इस हवाले से कि मैं जब यहाँ पे कल सियाटल में बहुत सी मीटिंग्स कर रहा था तो मेरी एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग जो है वो ऐसे बहुत से प्रोफेशनल्स के साथ हुई एक ही जगह के ऊपर, जो ऐसे प्रोफेशनल्स जो या तो काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और अमेजोन में और फेसबुक के अंदर, या फेसबुक, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर चुके हैं और वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और सम ऑफ देम हैड एक्चुअली लॉन्च्ड देयर ओन कंपनीज और वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो काम करते हैं, तो वो करें। तो वहां पर एक साहब थे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटेलिजेंट एक क्राउड था। इनफैक्ट ये था कि बड़ी इंस्पिरेशन मुझे हुई और बहुत ज्यादा मेरे जहन में आइडियाज आए और मैं खुद इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, मजीद रिसर्च करना चाहता हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कमेंट ऐसा कहा वहाँ पे एक साहब ने जिनका नाम खुरम है और उन्होंने, मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, इस वक्त वो अमेजोन में काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत सी चीज़ों में उनका काम। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट किया जो खुद मेरे जहन में था एंड इट बेसिकली डवटेल विद व्हाट आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट, मुझे कहने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सारी एबिलिटी है ट्रैक करने की, जो क्लाउड है, इन सब चीज़ों का एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि कैसे जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उनकी जो पावर है लोगों के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जब उन्होंने ये कहा तो आई हैड दिस मोमेंट, वो जो आर्किमिडीज का मोमेंट है, मैंने कहा ओह दैट इज हियर इट इज, कि किस तरह से जिस चीज को
जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवल में 1984 के अंदर बेसिकली डिस्क्राइब किया था। और ध्यान में रखें कि जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 1948 के अंदर, ये 47 के अंदर कहीं लिखा था, और 1984 से बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी, जो ब्रिटिश ऑथर थे, लेकिन ही वाज अ ग्रेट विजनरी एंड ग्रेट। उसमें बेसिक चीज ये थी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और यही वो चीज है जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर एल्डोस हक्सले ने भी इसको उठाया था, वो नॉवल लिखा था एल्डोस हक्सले 1952 के अंदर, ब्रेव न्यू वर्ल्ड का। पर ये जो दोनों नॉवल हैं, फ्रॉम ब्रेव न्यू वर्ल्ड से लेके 1984 तक, इसके दरम्यान में जो चीज असल में आती है, ये कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अनलीश हो रही थी 20th सेंचुरी के शुरू में, दीज ऑथर्स वर लुकिंग एट द परवेसिव पावर कि इससे सोसाइटी का, कम्युनिटी का और गवर्नमेंट्स का क्या होगा। और जॉर्ज ऑरवेल का जो डार्कर विजन था वो ये था कि जो गवर्नमेंट्स होंगी उनके पास किस किस्म की पावर हो जाएगी, बिकॉज उनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी लोगों के खिलाफ जो गुज़िश्ता 2000-3000 बरस में कभी हुकूमतों के पास नहीं थी। तो कहने में रोमन एम्पायर या ऑटोमन एम्पायर के पास ताकत बड़ी थी मार देने की, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी रीच नहीं थी कि लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल कर लें। पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसमें जो टोटलिटेरियन स्टेट हमारे सामने आई है, उसमें आप देखें ना, लोगों की वीडियोस बना लेना, उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगा देना, उनके फोन्स के जरिए उनको ट्रैक कर लेना, फोन के अंदर स्पाईवेयर डाल देना, उनकी हर मूवमेंट उनके बेडरूम के अंदर पहुंच जाना, जहां सड़क पे जा रहे हैं, जैसे सलीम शहजाद का अगवा हुआ, कत्ल हो गया बाद में, इन सब चीजों में टेक्नोलॉजी का जो यूज है, दिस इज द राइज ऑफ द टोटलिटेरियन सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब बात लंबी हो गई है, मैं किसी सब्सिक्वेंट वीलॉग में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जिस किस्म की टोटलिटेरियन सोसाइटी बन रही है टेक्नोलॉजी की वजह से मशरक़ी वुस्ता के अंदर, पाकिस्तान जैसे बदनसीब मुल्कों के अंदर या अफ्रीका के अंदर, वो मगरब में उस तरह की क्यों नहीं बन सकी, और कैसे उसके साथ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी जो है, उसने उस किस्म की टोटलिटेरियन स्टेट को जो यहाँ तो ऐसे करके बन सकती थी, उसका राइज यहाँ पे नहीं हो सका। दैट्स एन इम्पोर्टेंट एकेडमिक डिबेट एंड सब्जेक्ट जो मैं आपको एक सब्सिक्वेंट वीलॉग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आऊँ उन दो इंटरनेशनल डेवलपमेंट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक डेवलपमेंट वो है, इस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, जो कि चीन हमसे 12 घंटे से भी शायद ज्यादा आगे है इस वक्त, तो एंथनी खासे आगे, तो आज मंडे के दिन में उन्होंने वहां से निकल जाना था। 18 और 19 तारीख 2 दिनों का उनका विजिट था, जहां उनकी मुलाकात वैन ही, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उसके अलावा उनकी एक तो 30 मिनट की मुलाकात जो है वो चीन के सुप्रीम लीडर जो हैं शी जिनपिंग जो है चेयरमैन, उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई। वो तो खैर एक रस्मी मीटिंग थी 30 मिनट की, और अगर उसकी आप फुटेज देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्चर है, उसके अंदर आपको एक हल्का सा हम भी नजर आता है, एक हल्का सा सबमिसिव किस्म का पोस्चर नजर आता है कि वो शी जिनपिंग से मिलते हैं, जबकि शी जिनपिंग जो है वो स्ट्रेट खड़ा है। 10 घंटे से ज्यादा टोनी ब्लिंकन की मीटिंग्स हुई हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अदर चाइनीज ऑफिसर्स के साथ, जिसको चाइनीज ने बड़ा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव करार दिया है। अमेरिकन से जाने से पहले बहुत कॉशियस इसके बारे में कमेंट्स किए थे कि वो कोई बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू का इफेक्ट नहीं करते। 5 बरस के बाद ये पहली अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी चाइना की, और ये मीटिंग 2018 के बाद हुई है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता है कि ट्रम्प के आते ही 2017 के अंदर ताल्लुकात में बहुत ज्यादा कशीदगी आ गई थी, और 2018 के बाद कोई मीटिंग हुई। 2023 के फरवरी में ये मीटिंग हो रही थी, क्योंकि शी जिनपिंग में और बाइडेन की आई थिंक नवंबर में बाली में G20 के ऊपर एक मीटिंग हुई थी साइड बाय वहां पर, और डिसाइड हुआ था कि टोनी ब्लिंकन एज फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विजिट करेंगे चीन को। लेकिन विजिट नहीं हुआ बिकॉज एक बैलून कंट्रोवर्सी जो है वो डेवलप कर गई, जिसमें अमेरिकन हुकाम ने, मिलिट्री ने ये इल्जाम लगाया कि ये चाइनीज स्पाई बैलून है। अब से चंद दिन पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये क्लैरिफाई किया है कि उनको यकीन है कि ये बैलून, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये बैलून कोई स्पाईवेयर बैलून नहीं था, ये कमर्शियल ट्रेड एनवायरमेंट वेदर टाइप जो बैलून था। दिस इज अ पोजीशन व्हिच इज नॉट शेयर्ड बाय द यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री अभी भी इस चीज पे बड़ी बहम है कि ये बैलून जो है वो अमेरिका के ऊपर से गुजरा ही क्यों, जिसको क्यों ने शूट डाउन करना पड़ा था, फ्लोरिडा के करीब उन्होंने शूट डाउन किया। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि इसको कॉशियसली अंडरप्ले किया गया है, लेकिन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ री एंगेजमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना विद फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें इस वक्त प्रिंसिपल इशूज ताइवान है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ट्रेड है, मुख्तलिफ टैरिफ है, मुख्तलिफ ड्यूटीज हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के इशूज हैं। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर अमेरिका ने उसके ट्रांसफर के ऊपर इस वक्त चीन पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसको जहन में रखें कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ री एंगेजमेंट। और सितंबर में शी जिनपिंग जो है उन्हें सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो कन्वेंशन व्हाटएवर हो रहा है, मुझे वो वहां पे शी जिनपिंग को बुलाया हुआ है। सैन फ्रांसिस्को इज आल्सो ऑन द वेस्ट कोस्ट, नॉट वेरी फार फ्रॉम सिएटल,
और नवंबर के अंदर हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर जो G20 का समिट हो रहा है वहां पर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनके दरमियान भी मुलाकात जो है एक्सपेक्टेड है। अब इसके साथ ही एक ऐसी पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है जो बज़ाहिर दुनिया के बिल्कुल एक मुख्तलिफ हिस्से में हो रही है, लेकिन वो चीन और अमेरिका के दरमियान की डेवलपमेंट्स पे असरअंदाज हो रही है। और आप ये कह सकते हैं, ये बहुत मुबालगा आराई नहीं होगी अगर आप ये समझें कि अमेरिका के एटीट्यूड में और बिहेवियर में और थिंकिंग के अंदर जो एक तब्दीली आ रही है उसमें मशरक़ वुस्ता में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसका भी एक असर है जो वाशिंगटन में उसको बहुत गौर से देखा जा रहा है। अब आज ही के दिन में 19 जून को कतर और यूएई जिनके दरमियान 6 बरस से सफारती ताल्लुकात प्रैक्टिकली यानी एम्बेसी नहीं काम कर रही थी, आज के दिन दोनों मुल्कों के अंदर अबू धाबी में कतर की एम्बेसी ने फंक्शन करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ दोहा के अंदर यूएई की एम्बेसी ने फंक्शन करना शुरू कर दिया। यूं तो जनवरी 2021 में कहने में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो 4 साल के हायाटस के बाद ब्रेकअप के बाद बहाल हो गए थे। उससे 4 साल पहले 2018-17 में जब ये जो इजिप्ट ने, बहरीन ने और यूएई ने और सऊदी अरब ने जो उसमें निकाल दिया था कतर को अपने इकोनॉमिक गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से, और वो 4 साल तक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा कतर ने और 100 से ज्यादा लॉबिस्ट एनपीआर फर्म्स जो हैं वो कतर ने वाशिंगटन में हायर की हुई थी अपने आप को बचाने के लिए, सऊदी अरब और यूएई से और अमेरिकन की पावर को लेवरेज करने के लिए। लेकिन वो ताल्लुकात में बड़ी इंप्रूवमेंट हुई। अभी जो सारी इंप्रूवमेंट हो रही है इस वक्त, एक जुमला कह के बाद खत्म करता हूँ, फिर जिसने समझना है वो समझ जाए, जिसने नहीं समझना वो ना समझे। वो ये है कि इस सारी चीजों के बैकग्राउंड में जो सऊदी अरब और ईरान और के दरमियान में थॉ है, चाहे पर्शियन गल्फ नेवल फोर्स की बात हो रही है, जहां पर कतर, बहरीन सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसराइल बहुत हद तक परेशान है बिकॉज उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी यूएई और सऊदी अरब के ऊपर पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल बहुत हद तक उनको लग रहा है कि उसका उनको वो डिविडेंड शायद नहीं मिल सकेगा। और इसराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आई है कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स उनको लग रहा था कि जो इसराइल के अंदर भी मुसलमान रहते हैं तो हज की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी फ्रॉम इसराइल टू सऊदी अरब, अभी इनडायरेक्टली वो आते हैं, तो वो इस वक्त इस साल भी नहीं हो सकेंगे। बट इसराइलीज आर जनरली वेरी एप्रीहेंसिव ऑन दिस डेवलपमेंट जिसमें चाइना का रोल नजर आ रहा है। जिस तरह से इसराइलीज एप्रीहेंसिव है इसी तरह वाशिंगटन भी इसको बहुत गौर से देख रहा है। और जो इस वक्त आपको चाइना वाशिंगटन में जो एक एंगेजमेंट की डिजायर बहुत पहले से ज्यादा आपको नजर आ रही है, इसमें इन डेवलपमेंट्स का भी एक रोल है। बिकॉज ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें कतर है, जिसमें बहरीन है, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी अरब है, ये गुज़श्ता 50 बरस से ये अमेरिका के बहुत स्टॉन्च एलाइज रहे हैं। लेकिन सम और दी अदर पिछले चंद महीनों में इनको बहुत तेजी से चाइनीज डिप्लोमेसी जो है उसने इनको एंगेज कर दिया। बट एनीवे बहुत लंबी हो गई ये मेरी व्लॉग, फिर आपसे मुलाकात होती है वाशिंगटन पहुंच के। थैंक यू सो मच।